गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मान लीजिए आप एक छोटी सी बेकरी चलाती हैं। हर महीने आप शानदार केक बनाती हैं, बेचती भी हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब हिसाब किताब देखती हैं तो प्रॉफिट उम्मीद से कम होता है। अब आप सोचती हैं, गड़बड़ कहाँ हुई? क्या चीनी ज्यादा इस्तेमाल हो गई, या मेरे बेकर ने ज्यादा घंटे लगा दिए, या फिर बिजली का बिल ज्यादा आ गया? हाँ बिल्कुल। इसी तरह की पहेली को सुलझाने के लिए बिजनेस एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, मानक लागत निर्धारण या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बिल्कुल। ये नाम भले ही टेक्निकल लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। इसे आप किसी सफर पर निकलने से पहले गूगल मैप्स पर रूट सेट करने जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। आप पहले ही तय कर लेते हैं कि एक केक बनाने में कितना खर्च आना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड या मानक है। फिर जब केक बन जाता है तो आप देखते हैं कि असल में कितना खर्च आया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बस इन दोनों के बीच का फर्क दिखाकर आपको बताता है कि आप अपने तय रास्ते पर थे या कहीं गलत मोड़ ले लिया। ओके, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल जीपीएस है। तो जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो इसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा मिशन है कि इस जीपीएस को इस्तेमाल करना सीखें ताकि ये टेक्निकल जार्गन से निकलकर एक प्रैक्टिकल टूल की तरह समझ में आए। सही। तो चलिए इसे थोड़ा और अनपैक करते हैं। ये मानक या स्टैंडर्ड तय करने की बात जो है, इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन भी है? हाँ, और इसकी जो परिभाषा है ना, उसमें ही इसका पूरा सार छिपा है। डेफिनेशन कहती है, यह लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सिस्टम है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट्स की तुलना एक्चुअल कॉस्ट से करती है और लागत नियंत्रण यानी कॉस्ट कंट्रोल के उद्देश्य से अंतरों का विश्लेषण करती है। इसमें तो 3-4 बड़े शब्द आ गए, तुलना, विश्लेषण, नियंत्रण। हाँ, और यही 3 शब्द की हैं। तुलना मतलब कंपैरिजन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, और नियंत्रण यानी कंट्रोल। ये सिर्फ 2 नंबरों को अगल बगल रखना नहीं है, ये उन नंबरों के पीछे की कहानी को समझना है और फिर उस पर एक्शन लेना है। कहानी को समझना, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब क्या इसके कुछ तय स्टेप्स हैं? मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है मानक तय करना। अच्छा। ये इस पूरे प्रोसेस की नींव है। यहाँ आप साइंटिफिक एनालिसिस और अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर तय करते हैं कि एक यूनिट, मान लीजिए हमारा एक केक बनाने में आइडियल कंडीशंस में कितनी सामग्री लगनी चाहिए, मतलब मटेरियल। हाँ, मटेरियल। कितने घंटे का श्रम मतलब लेबर लगना चाहिए, और बिजली, पानी जैसे दूसरे खर्चे जिन्हें हम ओवरहेड्स कहते हैं, वो कितने होने चाहिए। और ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं होता होगा, है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि मन में आया और बोल दिया कि केक 100 रुपए में बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है। इंजीनियर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, फाइनेंस टीम सब मिलकर ये बेंचमार्क तय करते हैं। ओके। दूसरा स्टेप तो सिंपल है। प्रोडक्शन के बाद आप एक्चुअल खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा और सबसे दिलचस्प स्टेप है तुलना।
जब आप स्टैंडर्ड की तुलना एक्चुअल से करते हैं तो जो डिफरेंस निकल कर आता है उसे हम कहते हैं वेरिएंस, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो हमें एक नंबर मिल गया वेरिएंस, मान लीजिए 5 रुपए का डिफरेंस आया। पर क्या ये नंबर अपने आप में काफी है या हमें इसके और अंदर झांकने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। वो 5 रुपए का अंतर तो सिर्फ हेडलाइन है, असली स्टोरी तो अंदर है। ये वेरिएंस सिर्फ एक नंबर नहीं, ये मैनेजमेंट के लिए एक सिग्नल है। सिग्नल? हाँ, और ये सिग्नल दो तरह का हो सकता है। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है तो इसे कहते हैं फेवरेबल वेरिएंस, ये अच्छी खबर है। मतलब आपने उम्मीद से बेहतर काम किया, पैसे बचाए। बिल्कुल। और अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो वो बुरा है। हाँ, तो वो है अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस। ये एक रेड फ्लैग है, एक अलार्म है जो बजता है और कहता है अटेंशन प्लीज, यहां लागत कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये आपको बताता है कि अब आपको गहराई में जाकर वजह ढूंढनी होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि नंबर से ये चीजें ज्यादा साफ हो जाती हैं। मान लेते हैं हमारी बेकरी ने एक खास तरह के केक के लिए 100 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट तय की। हाँ, चलिए मान लेते हैं। और उस 100 रुपए का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। सामग्री मतलब मटेरियल पर 50 रुपए, ठीक है। श्रम यानी लेबर पर 30 रुपए, ओके। और दूसरे खर्चे ओवरहेड्स पर 20 रुपए। ये हमारी बेकरी का लक्ष्य है, उनका बेंचमार्क। ठीक है। अब महीना खत्म हुआ, प्रोडक्शन के बाद जब हिसाब लगाया तो पता चला कि एक्चुअल कॉस्ट 105 रुपए आई है। तो यहाँ सीधे सीधे 5 रुपए का अनफेवरेबल वेरिएंस है। लागत उम्मीद से 5 रुपए ज्यादा है। करेक्ट। लेकिन एक अच्छा मैनेजर यही नहीं रुकेगा, वो इस 5 रुपए के अंतर की तय तक जाएगा। मान लीजिए जब हमने डिटेल्स देखी तो एक्चुअल कॉस्ट का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा था। बताइए। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आई 55 रुपए। अच्छा, 50 की जगह 55। हाँ, एक्चुअल लेबर कॉस्ट आई 28 रुपए। ओ, 30 से कम। और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आई 22 रुपए। एक मिनट, ये मुझे थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। लेबर ने तो पैसे बचाए, 30 रुपए की जगह 28 ही लगे, लेकिन फिर भी कुल लागत बढ़ गई। ये कैसे काम करता है? और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा। कुल मिलाकर 5 रुपए का नुकसान दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी खबर भी छिपी है और दो बुरी खबरें भी। कैसे? देखिए, मटेरियल कॉस्ट में 5 रुपए का अनफेवरेबल वेरिएंस है, 50 की जगह 55 लगे।
तो यहाँ सीधे सीधे 5 रुपए का अनफेवरेबल वेरिएंस है। लागत उम्मीद से 5 रुपए ज्यादा है। करेक्ट। लेकिन एक अच्छा मैनेजर यही नहीं रुकेगा, वो इस 5 रुपए के अंतर की तय तक जाएगा। मान लीजिए जब हमने डिटेल्स देखी तो एक्चुअल कॉस्ट का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा था। बताइए। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आई 55 रुपए। अच्छा, 50 की जगह 55। हाँ। एक्चुअल लेबर कॉस्ट आई 28 रुपए। ओह, 30 से कम। और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आई 22 रुपए। एक मिनट, ये मुझे थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। लेबर ने तो पैसे बचाए, 30 रुपए की जगह 28 ही लगे, लेकिन फिर भी कुल लागत बढ़ गई। ये कैसे काम करता है? और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा। कुल मिलाकर 5 रुपए का नुकसान दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी खबर भी छिपी है और 2 बुरी खबरें भी हैं। कैसे? देखिए, मटेरियल कॉस्ट में 5 रुपए का अनफेवरेबल वेरिएंस है, 50 की जगह 55 लगे। लेबर कॉस्ट में 2 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस है, 30 की जगह 28 लगे। ये अच्छी बात है। और ओवरहेड्स में 2 रुपए का अनफेवरेबल वेरिएंस है, 20 की जगह 22 लगे। तो +5 -2 +2, कुल 5 रुपए का अनफेवरेबल वेरिएंस। कमाल है। अब सोचिए उस मीटिंग में क्या होता होगा जहां ये नंबर्स डिस्कस हो रहे हैं। एक तरफ प्रोडक्शन टीम का हेड है जो खुश है कि उसकी टीम ने एफिशिएंसी दिखाकर 2 रुपए बचाए। हाँ। और दूसरी तरफ परचेज डिपार्टमेंट का हेड है जिसे पूछा जा रहा है कि भैया मटेरियल पर 5 रुपए ज्यादा क्यों खर्च हुए? क्या आपने महंगी चीनी खरीद ली या फिर बेकर्स ने ज्यादा मैदा बर्बाद कर दिया? एग्जैक्टली। यहीं से असली बातचीत शुरू होती है। अब मैनेजमेंट को पता है कि उन्हें प्रोडक्शन लाइन पर काम कर रहे लोगों को नहीं, बल्कि परचेज डिपार्टमेंट से या इन्वेंट्री मैनेजमेंट से सवाल करना है। ये समस्या को डूंग जगह पॉइंट करता है। इस पूरी मेहनत का असली मकसद यही सामने आता है, जो है लागत नियंत्रण यानी कॉस्ट कंट्रोल। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, कॉस्ट कंट्रोल। ये एक निगरानी प्रणाली की तरह है जो आपको समय पर एक्शन लेने में मदद करती है। हाँ, ये पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन ये सिर्फ कंट्रोल तक सीमित नहीं है। इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य है प्रदर्शन मापना, मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा। अब आपके पास हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को आंकड़ों में मापने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका है। आप कह सकते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट ने इस महीने बेंचमार्क से 2 रुपए बेहतर परफॉर्म किया। ये उनकी तारीफ का एक ठोस आधार है। लेकिन क्या इससे ऑफिस में ब्लेम गेम का माहौल नहीं बन सकता कि हर कोई दूसरे डिपार्टमेंट पर उंगली उठाने लगे? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और यहीं पर मैनेजमेंट की भूमिका आती है। अगर इस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ गलतियां पकड़ने और सजा देने के लिए किया जाएगा तो यकीनन ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल एक टूल की तरह किया जाए, ये समझने के लिए कि कहां और क्यों सुधार की जरूरत है, तो ये जिम्मेदारी तय करने में मदद करता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। जब लोगों को पता होता है कि उनके काम को फेयर तरीके से मापा जा रहा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। ये एक कल्चर बनाता है। और मुझे लगता है कि इसके कुछ और प्रैक्टिकल यूज भी होंगे। यस, एकदम। जैसे प्रोडक्ट की प्राइस तय करने में। बिल्कुल। जब आपको पता है कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपए है, तो आप आसानी से अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर सेलिंग प्राइस तय कर सकती हैं। अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है और आपसे कोटेशन मांगा जाता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एक कीमत बता सकती हैं। ये तो है। इसी तरह ये फ्यूचर के लिए बजट बनाने का एक मजबूत आधार बन जाता है। हमारे सोर्सेज में एक और बहुत दिलचस्प आइडिया का जिक्र है, अपवाद द्वारा प्रबंधन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। और ये है भी। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक सीनियर मैनेजर को हर छोटी मोटी चीज में पड़ने की जरूरत नहीं है। उनका समय कीमती है। सही बात है। मतलब ग्रीन सिग्नल है, वहां उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं। उन्हें अपना ध्यान सिर्फ उन एरियाज पर लगाना है जहां बहुत बड़ा फेवरेबल या अनफेवरेबल वेरिएंस है, जहां रेड फ्लैग्स हैं। बिल्कुल, जहां रेड फ्लैग्स हैं। और ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है ना? नहीं, इसका एक गहरा मतलब है। ये असल में मैनेजमेंट के भरोसे को दिखाता है। जब आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अपनाते हैं, तो आप अपनी टीम से कह रहे हैं, जब तक कोई बड़ी गड़बड़ ना हो, मुझे आप पर भरोसा है कि आप सब संभाल लेंगे। अच्छा। ये एम्पावरमेंट का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये बताता है कि मैं माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तभी दखल दूंगा जब मेरी जरूरत होगी। तो ये सिस्टम सुनने में तो कमाल का लग रहा है। बेहतर कंट्रोल, बढ़ी हुई एफिशिएंसी, क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, बेहतर डिसीजन मेकिंग। ऐसा लगता है कि यह हर बिजनेस के लिए जरूरी है। लेकिन क्या इसमें कोई कैच है? क्या ये हमेशा हर हाल में काम करता है? नहीं, और ये जानना जरूरी है, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसकी अपनी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सटीक मानक तय करना। अगर आपके स्टैंडर्ड्स ही अनरियलिस्टिक हैं, या तो बहुत आसान कि हर कोई उन्हें पार कर ले, या इतने मुश्किल कि कोई उन्हें छू भी ना पाए,
तो पूरी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। सही स्टैंडर्ड तय करना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज और केयरफुल एनालिसिस की जरूरत होती है। और शायद ये छोटे बिजनेस के लिए थोड़ा महंगा और जटिल भी हो सकता है, जैसे मेरी वो काल्पनिक बेकरी के लिए। बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम को लागू करने और मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और स्किल्ड स्टाफ चाहिए। एक बहुत छोटे बिजनेस के लिए शायद ये सेटअप करना प्रैक्टिकल ना हो। उनके लिए लागत बहुत ज्यादा और फायदा कम हो सकता है। इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल भी हो सकता है। अगर स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा सख्त हैं, तो ये कर्मचारियों को मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट भी कर सकता है। वो सोच सकते हैं कि टारगेट तो वैसे भी पूरा नहीं होना, तो ज्यादा मेहनत क्यों करें। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल एक टूल के तौर पर होना चाहिए, एक हथियार के तौर पर नहीं। सही। लक्ष्य सुधार के लिए एरियाज की पहचान करना होना चाहिए, न कि लोगों को दंडित करना। इसीलिए स्टैंडर्ड्स को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। उन्हें समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते रहना जरूरी है, ताकि वो बिजनेस की बदलती हकीकत के साथ रेलेवेंट बने रहें। तो कुल मिलाकर ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सही मानसिकता और सही सिस्टम के साथ लागू करना जरूरी है। एकदम सही। जब इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन बिना सोचे समझे इसे लागू करना समस्याओं को सुलझाने के बजाय और बढ़ा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ नंबर्स को घटाने जोड़ने का खेल नहीं है। ये एक बिजनेस को चलाने का एक डिसिप्लिन है, एक फ्रेमवर्क है। ये आपको एक लक्ष्य तय करने, अपने परफॉर्मेंस को उस लक्ष्य के सामने लगातार मापने और फिर उस जानकारी के आधार पर बेहतर होने और सीखने में मदद करता है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनाने के बारे में। अच्छा। ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये परचेज, प्रोडक्शन, एचआर सबको एक साथ एक कॉमन गोल के लिए काम करने को प्रोत्साहित करता है। जब सब एक ही बेंचमार्क के हिसाब से काम करते हैं तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक आखिरी सवाल उठ रहा है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कच्चे माल की कीमतें, पेट्रोल डीजल के दाम, यहाँ तक कि लेबर कॉस्ट भी आए दिन ऊपर नीचे होती रहती हैं। जी बिल्कुल। ऐसे माहौल में क्या एक स्टैंडर्ड या मानक लागत तय करना भी प्रैक्टिकल है, जो शायद कुछ ही हफ्तों में पुराना हो जाए? या फिर बिजनेसेस को अपनी लागतों को कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा डायनामिक और फ्लेक्सिबल तरीकों की तरफ देखना चाहिए?